क्या हो रहा था? हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक आपका परीक्षादिष्ट चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लगातार एसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूं, संविधान टारगेट लेके चल रहा हूं। इसके पश्चात मूल विधि के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो संविधान के क्वेश्चंस की कड़ी में अगला सेट लेके मैं उपस्थित हुआ हूं। यूनिंग शिफ्ट का पेपर है अगले दिन का, ठीक है। तो आइए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ए भूमि और भवन पर कर, बी श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, सी रोजगार और बेरोजगारी, डी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो देखिए, बड़ा दुरूह कार्य है, इसको याद रखना, समझना। बस इसको देख करके दिमाग में रखा जा सकता है ना। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस आपको अगर रटना है इसको, तो हमने कहा हम लोग पीडीएफ उसकी प्रिंट करा के आपको पूरा का पूरा छांट कर मैं लिखवा कर आपके पास उसको पीडीएफ में भिजवा दूंगा, ठीक है। एडमिशन लेने के पश्चात वो सबके पास होगी और आप लोग उसको इत्मीनान से पढ़ करके रटने के लिए उसको कई बार लिखिएगा, 2-3 बार। तो एक क्वेश्चन इससे तो तय है, क्योंकि हर सीरीज में उठाकर देखिए, इससे एक क्वेश्चन 40 में से जरूर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक पक्का अंक अपना बनाइए, ठीक, और उसके लिए प्रयास करिए, कायदे से पढ़ लीजिए। और एक 2-3 बार जहां किया, और हम उसका पूरा एक प्रैक्टिस सेट ही करवाएंगे। माने 40 क्वेश्चन का पूरा एक प्रैक्टिस सेट सिर्फ हम सूचियों से ही करा देंगे, और गारंटेड है उसी में से फंस जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में आंसर का चुनाव करिए, है ना। अच्छा, वेरी नाइस। जवाब आने शुरू हो गए। कोई बी कह रहा, कोई सी कह रहा, कोई ए कह रहा, कोई डी कह रहा। नहीं, इसमें बहुत बढ़िया ए जिसने आंसर दिया, ए इज द बेस्ट आंसर। भूमि और भवन राज्य सूची का, भूमि और भवन पर कर राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना हो, सतत अभ्यास से यह पकड़ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं। 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन की कहानी 1948 से शुरू हो जाती है। मैंने आज़ादी के पश्चात एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज़ादी के पश्चात भाषाई आधार पर राज्य गठित करने का पहला मूवमेंट आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, और आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। तो सरकार इसकी जांच कराने के लिए कई कमेटियां बनाई। तो जैसे भाषाई आधार से संबंधित समितियां। तो पहली एस के धर कमेटी, एस के धर समिति, दूसरी JVP समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से पी से पट्टाभ सीतारामैया, JVP वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया समिति बनाई गई। इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, कहा देश की अखंडता हमें ध्यान रखनी है। भाषाई आधार पर यदि हम बनाते हैं तो निश्चित ही देश की अखंडता पर असर पड़ेगा। फिर आई, दरअसल इसके बाद आंध्रा में आंदोलन बहुत तेज हो गया। पी रामल्लू नायडू की आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो गई, और वहां बहुत भयंकर दंगे शुरू हो गए। परेशान सरकार को अंततः 1953 एडी में, 1953 ध्यान दीजिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में ही बन गया आंदोलन के आधार पर। फिर सरकार को लगा, जवाहरलाल नेहरू सरकार को, कि अब और जैसे एक राज्य बना रहा हूं, देश के क्षेत्रों में कई अन्य राज्य भी डिमांड होंगे भाषाई आधार पर। तो इसीलिए एक और कमेटी बनाई गई, न्यायमूर्ति फजल अली कमेटी। न्यायमूर्ति माने जस्टिस न्यायमूर्ति
फजल अली समिति का गठन हुआ और इस समिति में हृदयनाथ कुंजरू अन्य सदस्य, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सरदार के.एम. पणिक्कर ये भी उपस्थित थे, है ना। तो इन्हीं माने ये 53 में बनी, देखिए ये कब बनी, ये 1948 में, ये 1950 में और ये 1953 में बनाई गई। और इसी की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, जिसने भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर, भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी, है ना। तो बिल्कुल जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सबका सही है। तो ये बात आप समझ गए, तीनों समितियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हैं। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या? स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो इसमें स्पेशली 19 की बात हो रही है। तो आइए देखिए, आर्टिकल 19 में पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 19 में जब लागू हुआ था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया। तो आज 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब जिनमें देखिए, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, यही इसी प्रकार की सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो दिए गए कोई भी वृत्ति अपनाना ए सही है, और वाक अभिव्यक्ति माने भाषण की स्वतंत्रता बी सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन ने फंडामेंटल राइट नंबर 18 है, अनटचेबिलिटी जिसे कहते नहीं 17 है, और धर्म का पालन एवं प्रचार, तो ये आपका 25 से 28 के बीच में है। तो निश्चित सी और डी बाहर हैं। अब इसमें ए और बी आंसर होगा, अर्थात सी आंसर। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया सबका सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी तरीके से प्रयास करते रहिए और हमारे यूपीएसआई के न्यू बैच को, जो न्यू बैच में सम्मिलित होइए, जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 7844997666 पर तुरंत आप जुड़ने का प्रयास करिए और एडमिशन कराइए, रेगुलर क्लास पाइए जस्ट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनी कब, माने ये देख लो, और फिर इसके पश्चात पहली बार भारतीय कब आए, किस एक्ट से, फिर कौन सा भारतीय आया, फिर आपको बता देता हूं। तो थोड़ा सा ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले वायसराय गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो यह व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट से आई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे बनी थी गवर्नर जनरल। यही वायसराय कहा जाने लगा 1858 से। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, ये सबसे पहले बनी थी कार्यकारिणी परिषद। तो इसमें एक भी भारतीय प्रवेश नहीं करते थे। पहली बार इसमें, प्रथम बार 1909 के अधिनियम, जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इस पद पर नियुक्त किया गया एसपी सिन्हा को। एसपी
सिन्हा, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। आपको बता दें इसी एक्ट के जरिए जो लंदन में भारत परिषद बनाई गई थी, 15 सदस्यीय भारत परिषद, 15 सदस्यीय भारत परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था, है ना, जो सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता सम्मिलित हुए। माने देखिए 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 2 जगहों पर भारतीयों का प्रवेश पहली बार हुआ। एक लंदन में बैठी 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल, उसमें 2 भारतीय सदस्य गए, और एक कोलकाता में बनाई गई वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य। तो कोलकाता वाली कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा, जिसे सत्येंद्र प्रताप सिन्हा कहते हैं, और वहां लंदन वाली जो 15 सदस्यीय भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीय सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्ति की गई थी उसमें। ठीक है, तो चलिए वेरी नाइस। ज़्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है और कुछ लोगों ने गलत दिया। चलिए, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? किस वर्ष संसद के दोनों सदनों, देखिए पहला सदन 1951 में आया जिसे लोकसभा कहते हैं, और दूसरा 1952 में राज्यसभा स्थापित हुआ। तो दोनों सदन आए कंप्लीटली कब? 1952 में। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। हमारी भाषा का कौन सा क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फटाफट खा जाओ, है ना, क्योंकि भाई इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये तो कर ही लोगे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पढ़िए इसको। पहला, माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? पहला, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए बिल्कुल सही है। 38 में सीधे लिखा है यही स्टेटमेंट। और बी ऑप्शन क्या कह रहा? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। गलत है ये। आर्टिकल 37 में सीधे सीधे लिखा है कि डीपीएसपी न्यायालय में वादेय नहीं है, न्यायालय में वादेय या प्रवर्तनीय नहीं है ना, क्योंकि भाई जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे इसे लागू किया जाएगा। वादे नहीं है या प्रवर्तनीय नहीं है, बात एक ही होती है। तो आंसर ओनली ए सही है, माने डी ऑप्शन में ए दिया है, वही आपका आंसर सही होगा। चलिए भाई, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? और आगे बढ़ो। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर, जिसे एलजी उस समय कहा जाता था, को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो चलिए, ऑप्शन आपके पास 4 हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत और भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। चलिए ऑप्शन दीजिए, 3 से 5 सेकेंड, फटाफट आ जाइए। वेरी गुड, प्रयास शुरू हो गए, गुड। तो इसमें जो कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, नहीं, इसका जो शुरुआत मानी जाती है भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके जरिए शुरुआत हुई थी, पहली बार वहां से शुरुआत हुई थी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? डी। वहीं से 1935 द्वारा यह स्टार्ट हो गया। तो चलिए, वेरी गुड, इसी तरीके से एक्टिव रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब देखिए, अभी पिछले सेट में मैंने जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था उसमें अनुसूचित जाति की सीट पूछा था,
और इसमें अनुसूचित जनजाति। तो आपको जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो बच्चे मान लीजिए पिछला वीडियो नहीं देखे, है ना, पिछला हमारा सेशन नहीं देखे थे, उनको फिर से एक बार बता दूं कि हमारी लोकसभा में टोटल 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में आरक्षित सीटें आरक्षित सीटें 131। अब डिवीजन इसी को किया मैंने 84 और 47। तो ये अनुसूचित जाति का है, संख्या ज्यादा है इसकी, और यह अनुसूचित जनजाति का। तो आपका क्वेश्चन जनजाति से है तो अंडरस्टूड है कि आंसर आपका 47 हो जाएगा। समझ गए ना? गुड। ज्यादातर लोगों का, सबका ऑलमोस्ट सही आंसर है बी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा मान राज्यपाल के अधिकार से रिलेटिव कौन कौन से अधिकार उसके सही हैं? तो आइए, ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है ना। दूसरा, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों को अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है। तो यह मंत्रिमंडल कौन? राज्य वाली मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल है, उसके सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं कि या नहीं। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ए बी दोनों गलत, ए बी दोनों सही, केवल ए सही, केवल बी सही। तो बताएं फटाफट। चलिए, 3 से 5 सेकेंड, क्योंकि भाई पढ़ तो आप हमारे साथ ही लेते हो ना भाई। मैं जब क्वेश्चंस कराता हूं उसी में आप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अब समझ करके जवाब देना होता। दीजिए जवाब फटाफट। केवल ए सही, अच्छा दोनों सही, और कौन क्या है? चलो, वेरी नाइस, बिल्कुल प्रयास आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए आप सभी लोगों को, है ना। तो इसमें दोनों सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास, माने राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत, है ना, किसी भी बिल को रोक सकता है, और 201 के तहत उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। पहला सही है। और आपातकाल में तो टोटल पावर प्रेसिडेंट में चली जाती है। आपातकाल इमरजेंसी में एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है व्यवस्था। एकात्मक स्वरूप माने सारी पावर सेंट्रल में चली जाती है, और राज्यपाल फिर मंत्रिमंडल या राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के सलाह पर कार्य करता है वो, है ना। तो ए और बी दोनों सही होगा। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने जिसे प्राधिकृत किया भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी आरोप की शिकायत सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा पद बनाया है? तो आइए, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई जिसे कहते हो, है ना। बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी माने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक माने सीएजी, और डी, लोकायुक्त। तो आंसर चाहिए, जवाब दीजिए फटाफट, तुरंत जवाब। तो जैसा कि आपको लगातार मैं सूचित कर रहा हूं, न्यू बैच स्टार्ट है एसआई के, और व्हाट्सएप पर कॉल करें और
जुड़ने का प्रयास करें। देर करने पे मजा नहीं पाएंगे, जितने जल्दी जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा लाभ कमाएंगे, है ना। क्योंकि फिर आगे जब हम योजनाएं बनाएंगे तो उसमें भी जो पहले आएगा पाएगा हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा। तो आइए भाई, क्या जवाब आया? CBI, वाह भाई, CBC, अच्छा, CAG तो वित्त वाला मामला। लोकायुक्त तो यार स्टेट में होते हैं, C और D तो होगा नहीं। अब मामला ले दे कि A और B में है, ठीक है, तो A और B, हाँ, तो B आंसर, वेरी नाइस। CBC की नियुक्ति इसीलिए की गई है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के विरुद्ध वह शिकायत। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI का काम है, जब FIR वगैरह हो जाती है और उसके पश्चात जब सरकारें उसे निर्देश देती हैं, सौंपती हैं, तब वो जांच करती है। और ये तो सामान्य व्यक्ति शिकायत करना है ना, शिकायत। केंद्रीय जांच ब्यूरो तो सीधे सीधे वो एथोराइज्ड एजेंसी है और वो जांच करना शुरू करती है ना। और इसमें शिकायत है, जांच हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है ना। उसमें तो जब दी जाएगी रिपोर्ट CBI को तो जांच कर, बिल्कुल B आंसर, परफेक्ट आंसर B होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, A ग्रेड का क्वेश्चन है ये, है ना। ये UPSC जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। तो UPSI का लेवल एक बहुत बढ़िया लेवल है, आसान से लेकर हाई। तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत करिए पॉलिटी के क्वेश्चनों को लेकर के, है ना, क्योंकि ये लगता है आसान है लेकिन इतना घुस घुस के मारता है ना कि सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए भैया कायदे से, इत्मीनान से पढ़िए और मनन करिए, ज़्यादा मनन न करिए, सीधे सीधे आ जाइए मैदान जंग में, है ना। टहलिए मत इधर से उधर, तुरंत कंसंट्रेट होकर माइंड सेट करिए और अभ्यस्त हो जाइए। तो चलिए, ऑप्शन A क्या कह रहा? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, माने जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वह संविधान की रक्षा का, संरक्षण का, सुरक्षा का और प्रतिरक्षा का। और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं B ऑप्शन में, संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, संविधान के संरक्षण माने उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसका पूरा रक्षण होना चाहिए, कोई नुकसान न पहुंचा पाए, तो ये बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो बिल्कुल A व्यापक पद है और B थोड़ा सा सेंट्रलाइज पद है, ओरिएंटेड है, वाइस प्रेसिडेंट, कॉमन नहीं है। तो बिल्कुल दोनों सही होगा। और D आंसर जितने लोग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या में लोगों ने D आंसर लगाया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे आइए, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसके सुझाव पर राष्ट्रपति, है ना। तो देखो भाई, राष्ट्रपति को सुझाव कौन देता? आइए थोड़ा सा इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, यूनियन का सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता, एग्जीक्यूटिव हेड है वो। आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति में समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति दी गई है। आर्टिकल 53 संघ की, ये क्या लिखा यही समझिए, संघ की समस्त कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में समाहित होती है। राष्ट्रपति में समाहित होती है, तब तो राष्ट्रपति सुपर पावर हो, सारी नियुक्ति, सारी डिसअपॉइंटिंग, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता, संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से होती। लेकिन इनके लिए नहीं तो ये तो बहुत बड़ा पद हो जाएगा ना, प्रधानमंत्री कमजोर हो जाएगा। आर्टिकल 74 में लिखा है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या लिखा है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में
उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए पीएम के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए अब इससे अस्पष्ट हो गया है ना, जो क्वेश्चन आपका बना यहां से बना। राष्ट्रपति कोई भी अपॉइंटिंग अपने मन से नहीं कर सकते, उन्हें हर अपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग कोई भी काम उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सलाह देती है। तो प्रधानमंत्री दिया है, मंत्रिपरिषद नहीं दी है, क्योंकि मंत्रिपरिषद भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो आपका दिया गया आंसर बी एकदम राइट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। मैंने इतने ही क्वेश्चंस इस सेट में आपके लिए आए हुए हैं। तो इस प्रकार आपने पूरी तरीके से जो 13 का पेपर था 13 दिसंबर वाला, उसके भी तीनों सेट आपने कंप्लीट कर लिए है ना। तो अब ये बेहतर आपके लिए एक मंच हमने दिया। परीक्षा दृष्टि का जो हमारा मंच है आपके लिए सदैव तत्पर है और इस प्रकार का हम प्रयास लगातार करते रहेंगे। शीघ्र ही मूल विधि के प्रश्नों को भी लेकर के आना है और आपको बेहतर तरीके से इनके प्रति आपका संज्ञानात्मक विकास करना है, जिससे आपका ब्रेन कनेक्टिव हो जाए, क्वेश्चंस को समझ पाए, है ना। मैं अरुण पाठक इस मंच से वादा करता हूं कि संविधान संबंधी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके गलते हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये टॉपिक होगा, ये सिर्फ यूपीएसआई नहीं बल्कि पीसीएस स्तर पर भी आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा, आईएएस स्तर पर भी उतना ही लाभदायक होगा, है ना। तो इसलिए आप बेहतर तरीके से पढ़िए और व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत जुड़िए, तुरंत प्रक्रिया को सक्रिय करिए। थैंक यू वेरी मच।